हेलो गाइस, कैसे हो? बहुत गर्मी है ना। और ऊपर से ये देखो ना, ये कोविड का संकट। अब तो यही उपाय है कि हम लोग घर पर रहकर ही थोड़ा ऑनलाइन क्लास करें, सीखें। तो मैं आज तुम लोग के लिए एक 9th का मैथ का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम लेके आया हूँ। है तो बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन इसको हम 4-5 वीडियो में खंड खंड कर करके तुम लोग को बताएंगे, जिससे तुम लोग को आसानी होगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि वास्तव में गणित संख्याओं का ही खेल होता है। तो अगर संख्या की पहचान हमें अच्छी तरह से होगी तो हम गणित को आराम से खेल पाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो पहला भाग है वह है इसका परिचय, यानी कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का परिचय। तो हमें कुछ संख्या में, तो बहुत संख्या तो जानते ही होंगे तुम लोग कि संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि हम कोई संख्या लिखें 32, तो इसको कहोगे कि संख्या है। हम लिखेंगे मान लो 5, तो ये भी एक संख्या है। तो संख्या और अंक में थोड़ा अंतर आता है, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन तो तुम लोगों को दूर होगा ही निश्चित रूप से। वास्तव में अंक जो होते हैं वे सिर्फ 9 ही होते हैं, 0 से लेकर के 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि 10 अंक होते हैं। और इसी 10 अंकों के मेल से संख्या बनता है। जैसे मान लो कि हम 32 लिखे हैं, तो इसमें 3 और 2 मिल करके बन गया संख्या। तो संख्या के बहुत से प्रकार होते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है, जो 9वां और 10वां के सिलेबस में है। बस उतना तक अपने आप को कन्फाइंड रखना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम से निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में सवाल आते ही हैं, पूछते ही हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा तकनीकी शब्दावली होता है, अगर उसको थोड़ा सा अगर जान जाए तो आराम से तुम देख कर ही प्रश्न का हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, संख्या के प्रकार, जो संख्या होते हैं उसे कितने प्रकार होते हैं। तो वैसे तो लोग सभी जिसमें जानते ही होंगे, थोड़ा हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे उसको देख कर ही कैसे पता किया जाए कि कौन सी संख्या है। तो पहला जो होता है वह होता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम 1 से शुरू करते हैं गिनना। तो उसको याद रखो, हम 1 से कोई चीज़ गिनना शुरू करते हैं, जैसे बोलते हैं ना 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक अगर जाओगे तो वे हो गए सभी प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी 1 से अनंत तक। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 1 से तो गिनती करना शुरू करते हैं, लेकिन एक छूट गया था, वह है 0 या 0। तो अगर हम 0 यानी 0 को अगर जोड़ दें तब जो अनंत तक जो संख्या जाएगी वह होगी पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। यानी कि प्राकृतिक संख्या प्लस 0 बराबर पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। अगर तुमसे यहाँ पर कोई प्रश्न पूछ देता है कि क्या प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या होगी, तो जवाब दोगे हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आते ही हैं। ठीक है। एक पूर्ण संख्या में एक अतिरिक्त आ जाते हैं केवल 0, बाकी सब प्राकृतिक संख्या ही रहते हैं। ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पर हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं। अब तो कंफ्यूजन दूर होगा ही। देखो, पूर्णांक और पूर्ण संख्या अंतर है। पूर्ण संख्या हो गया 0 से लेकर अनंत तक, लेकिन पूर्णांक जो होता है वह, अब एक रेखा चित्र के द्वारा देखो। जैसे मान लो ये 0 हुआ, तो 0 से हम बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 अनंत तक। तो क्या इतनी संख्याएं थोड़ी होगी? गणित में तो ये तो घनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। तो इससे नीचे, इससे कम भी तो संख्याएं होंगे, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सभी तो संख्याएं होंगे गणित में। तो पूर्णांक जो है, इंटीजर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूर्णांक 0 से धनात्मक अनंत तक तो जाएंगे ही, 0 से ऋणात्मक तक संख्या भी जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। यानी कि माइनस, इसको ऐसे कह सकते हैं कि माइनस अनंत से लेकर के 0 बीच में आएंगे और प्लस अनंत तक
ये जितने भी संख्याएं होंगे उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूर्णांक लेकिन दो प्रकार के हो गए। एक हो गए घनात्मक पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 कहेंगे तो हम कहेंगे इसको घनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और 0 से जो कम होंगे वो हो गए ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। तो पूर्णांक दो प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो अगर हम तुमसे एक सवाल यहाँ पर करते हैं, फिर अगर हम तुमसे पूछे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे, अथवा सोचो कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, इसलिए कि घनात्मक पूर्णांक जो है वो तो पूर्ण संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक जो है माइनस में, वो पूर्ण संख्या में तो नहीं आ रहे हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं, कि सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होंगे। ठीक है, अब है कि ये चीज तुम लोगों को जानना है, एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ये बहुत ही थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं लोग, और ये जानना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या के तो बहुत से काम आएंगे तुमको जब आगे पढ़कर, आगे तुम एलसीएम, लघुत्तम महत्तम स्वावर्तक, लघुत्तम स्वावर्तक या कुछ बड़े बड़े अनुप्रयोग करोगे गणित में, तो ये अभाज्य संख्या का बहुत ही काम आता है। तो अभाज्य संख्या को हम एक रूप से शब्द में ही जाने कि अभाज्य है, यानी कि उसको कोई भाज्य नहीं कर सकता, यानी कि भाग नहीं कर सकता, उसको कोई बांट नहीं सकता। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो प्राइम नंबर हो गया, इसका अगर परिभाषा अगर इस तरह से दें तो वैसी संख्या है जो अपने से या एक से केवल भाज्य हो, कट जाए, बाकी किसी भी संख्या से नहीं कटे, ऐसी संख्या को हम कहेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अब देखो, जैसे मान लो 1 लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर किसी संख्या को देखो, मान लो 1 को देखो, तो एक ही से कटेगा, जैसे 1/1 कर देंगे तो 1 हो गया। 2 ही से कटेगा, 2 1 2, 1 कर दिए, या 1 से भी कट सकता है, 1 2 2। 3 से ही सिर्फ कटेगा, 3 1 3, या 1 से कटेगा, 1 3 3। ये 1 2 3 जो है या तो अपने से कट रहा है या नहीं तो 1 से कटे। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है, मान लो किसी संख्या अगर 1 से करोगे तो उतना ही होगा, काटोगे तो खुद से या 1 से, या ऐसे सोचो कि केवल खुद से जो संख्या के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटे, ऐसी संख्या को कहेंगे हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है, तो 4 यहाँ पर अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 तो 1 से तो कटेगा ही, खुद 4 से तो कटेगा ही, और एक दूसरी संख्या भी है 2, उससे भी यहाँ कट जाएगा। 2 दूना 4, इसका मतलब 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम अभाज्य संख्या को जाने कि 1 2 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद आएगा 17। ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है जो खुद अपने से कटेंगे और 1 से कटेंगे। अब तुमको हम पूछेंगे कि क्या 15 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 15 जो है 1 से तो कटेंगे, अपने से 15 से तो कटेंगे ही, इसके अलावा 3 से भी कट जाएंगे। 3 पंचे 15 कट रहे हैं ना, 5 से भी कट जाएंगे, 5 तिया 15, तो इसका मतलब 15 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये तुम लोग 4 चीज जान गए, इससे परिचित हो गए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 9वीं क्लास में है और जिससे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखोगे कि निश्चित रूप से पूछते ही हैं, 2 नंबर या 4 नंबर हो या उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में से प्रश्न तुमको आते ही हैं। तो इसको कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चों में कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि परिमेय संख्या है, कैसे पहचानेंगे अपरिमेय संख्या है। आज हम तुम लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं निश्चित रूप से। अब देख कर तुम लोग समझ जाओगे ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को साधारणतया जैसे कि तुम लोग अभी तक पढ़े होंगे या शिक्षक भी बताए होंगे क्लास में या कहीं पे बताते हैं, वो ये बताते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वह वास्तव में P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q का मतलब हो गया कि इसको ऐसे अगर हिंदी में कहें तो अंश बट्टा हर,
अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो q जो है वो कभी भी 0 के बराबर, शून्य के बराबर नहीं होगा। ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिखें, यानी कि अंश बट्टा हर के, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में या अंश हर के रूप में लिखें तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि जो नीचे वाला जो है वो q p बटा q यानी q वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा मान लो देखो, मान लो देख ही लो, मान लो 2 बटा 0 लिखोगे तो, अब 2 बटा अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 में कितना से भी गुना करेंगे तो क्या 2 आ सकता है कभी? कितना से भी गुना कर दो, अनंत से भी गुना करोगे तो 0 ही आएगा। तो 2 से क्या 0 कटेगा? 0 से 2 कटेगा कभी भी? कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ऐसे संख्या जिसे हम p बटा q या अंश बटा हर के रूप में या न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें, लेकिन उसमें जो हर है वह 0 निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखेंगे 1/2, यहाँ अंश में भी है हर में भी है। ठीक है, p बटा q के रूप में इसको हम लिख रहे हैं। मान लो हम लिखेंगे 1/3, तो ये अंश है हर है, तो ये निश्चित रूप से परिमेय संख्या हो गया। 2/3 यह भी परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि देख रहे हो कि हम अंश बटा हर के रूप में इसको हम देख कर पता चल रहा है। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है वहां पर देखो, अगर हम तुमसे पूछें कि अच्छा बताओ तो भैया कि 22/7 जो है क्या परिमेय संख्या होगा? हाँ, देखने से तो प्रथम दृष्टया लग रहा है ना कि 22 ऊपर में p है, नीचे में q है, तो इसको हम तुम कह दोगे कि हाँ सर p बटा q के रूप में तो लिख ही रहे हैं और q तो शून्य नहीं है, तो यह परिमेय संख्या हुआ। यहीं पर हम गलत करते हैं, इसको पहचाने वास्तव में ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम देखकर कैसे पता करें कि परिमेय संख्या कौन है और परिमेय संख्या क्या है? इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक तुम लोगों को बताते हैं। थोड़ा सा पीछे हम लोग थोड़ा हटें और थोड़ा जाने, और कि कैसे हम देख कर ही पता कर सकें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में कौन है। ठीक है, तो तुम लोग दशमलव का एक विस्तार सुने होंगे कि हम किसी से अगर भाग देते हैं तो अगर भाग नहीं रहता तो दशमलव दे करके भाग लेते हैं। वही प्रक्रिया को थोड़ा देखो यहाँ पर। जैसे मान लो 1/2 है, 1/2 है, तो अगर इसको दशमलव में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जैसे 2 से भाग दोगे 1 में तो नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर दशमलव देते हैं ना, तो यहाँ पर क्या देते हैं? 0 देते हैं। तब 2 पंचे 10, देखो यहाँ पर 10 कुछ नहीं बचा ना, तो इसको क्या करते हैं? काट देते हैं, या 0 भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 है, नहीं दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब 1/3 को देखो, अब 3 से 1 में भाग लगाओ, 3 से 1 में भाग लगाओ, नहीं लगेगा ना, तो हम लोग क्या करते हैं? दशमलव देते हैं, यहाँ पर फिर 0 दोगे, अब 3 तिया 9, फिर इसमें से घटाते हैं, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 1 आ गया, तो दोबारा तो फिर हम दशमलव नहीं देंगे, फिर यहाँ पर हम 0 दे देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर आ गया ये क्या हो रहा है? फिर 0 देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर आ गया 1। यानी कि तुम देख रहे हो कि 1/3 जो है सो दशमलव के बाद एक ही अंक जो है सो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग। 3 जो है सो बार बार यह रिपीट हो रहा है, 3 3 3 कितना भी करते जाओगे अंत तक यह सब 3 3 ही जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी 0.3 ऊपर में एक डैश देते हैं, जिसको बार बोलते हैं, 0.3 बार, यानी हो गया 0.3 जो है सो रिपीट हो रहा है, बार आ रहा है, तो ऐसे भी लिखते हैं। अब एक ये दोनों हो गया। अब एक चीज और देखो तुम लोग, जैसे मान लो 22/7 करते हैं, अब इसको थोड़ा देखो, 22/7 करेंगे तो तुम 7 से 22 में भाग दो, तो देखो क्या होता है, 7 या 21, 1 बचा, फिर दशमलव लगाए, 0 हो गया, 7 एकन 7, फिर 3 आया,
फिर शून्य दिए, 7 चौक 28, फिर 2 आए, घटाए 2 हुआ, फिर शून्य दिए, 7 दूना 14, फिर 6 हुआ, फिर शून्य दिए, 7 अठे 56, फिर 4 बचेगा, फिर शून्य दोगे। हम अब तीनों यहाँ पर थोड़ा देखो, जब 1/2 किए तो यहाँ पर जो भागफल हुआ वह आया 0.5। 1/3 किए तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 3 3 3 करके आ रहा है। और 22/7 किए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भागफल जो आ रहा है 3.142 और 9 जाने कौन कौन की संख्या आती रहेगी। अब थोड़ा इसको गौर से थोड़ा देखना, तुमको पता चल जाएगा कि 1/2, 1/3 या 22/7 जो रहेगा उसमें कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। एक थोड़ा सा ट्रिक इसमें जान लो। यहां पर देखोगे कि जब 0.5 जो हुआ भागफल, उसके बाद अब कोई आगे की संख्या नहीं आएगी इसमें, क्योंकि अब यह पूरा अंत में 0 आ रहा है, यानी कि यह जो है सो शांत हो गया। शांत, इसको बोलते हैं शांत हो जाना, खत्म हो जाना, ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया, शांत हो जाना। तो यहां पर यह शांत हो गया। लेकिन क्या यहां पर शांत हुआ? यहां पर शांत नहीं हो रहा है। यहां पर लगातार 3 3 3 3 3 करके आता जा रहा है, आता रहा है, आता रहा है, अनंत तक आते जाएगा। और यहां पर देखोगे, यहां पर भी शांत नहीं हो रहा है। लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है? यहां पर देख रहे हो कि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग। लेकिन यहां पर देख रहे हो कि एक ही संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कभी 1 आता है, 4 आता है, 2 आता है, 8 आता है, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 7 आएगा। तो इस संख्या का अगर हम दशमलव के रूप में विस्तार करते हैं तो तुमको 4 शब्द को थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना है। कौन कौन सेट करना है वो हम दिखलाते हैं। बस वो छोटा सा ट्रिक है कि 4 शब्द क्या है। पहला है शांत, दूसरा है अशांत, इसी का शांत, अशांत, एक हो गया आवर्ती, और इसका फिर हो गया अनावर्ती। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, शांत, अशांत। शांत मतलब हो गया अगर हम भागफल उसके आगे फिर नहीं आ रहा है, जैसे 1/2 का भागफल अगर हो गया 0.5, इसके आगे अब नहीं आ रहा है ना, तो ये हो गया शांत। लेकिन अगर 1/3 का भागफल जो होगा 0.3333 करके आ रहा है, तो ये तो शांत नहीं हो गया, ये तो चल ही रहा है, अशांत ही है, बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो ये क्या हो गया? अशांत। ठीक है, तो 2 शब्द तुम लोग जान गए कि यदि कोई भी परिमेय संख्या अगर दशमलव रूप करते हैं, अगर उसका भागफल शांत हो जाता है, रुक जाता है, उसके आगे अब नहीं होगा, अब आगे 0, 2 पंचे 10 कट गया, भागफल हो नीचे 0 आ गया, उसका शेष कुछ नहीं है, 0 है, तो भागफल रुक गया, तो हो जाएगा शांत। यहाँ 0.5 क्या हो गया? शांत। और यहाँ पर देखते हो 1/3 का जब करते हैं भागफल 0.3333 करके आ रहा है, तो बेचारा अशांत है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला शब्द तो समझ गए दशमलव का विस्तार देख करके कि शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया यानी खत्म हो गया, टर्मिनेट करना, किसी खत्म करना। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म नहीं होता है, कभी चलता ही रहता है, नहीं? तो एक हो गया शांत, एक हो गया अशांत। ठीक है, तो 1/2 का जो है सो भागफल है शांत, और 1/3 का जो भागफल है वह है अशांत। तो शांत अशांत तो समझ गए होगे तुम लोग, क्लियर है। अब इस दोनों शब्दों को देखो, एक है आवर्ती और एक है अनावर्ती। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पीरियोडिकल इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पीरियोडिकल, नॉन पीरियोडिकल। इंग्लिश में रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, पीरियोडिकल, नॉन पीरियोडिकल। तो अब आवर्ती अनावर्ती में मतलब हो गया कि जो संख्या, अगर संख्या रिपीट करता है दशमलव के बाद, यदि कोई अंक
या संख्या रिपीट करता हो तो उसको हम कहेंगे आवर्ती। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई संख्या तो रिपीट नहीं कर रहा है ही, एक बचा, समाप्ति हो गया, शांति हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का अंतर देखो, यहाँ पर देख रहे हैं कि 0.333333, ठीक, यही 3 जो है अंक वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे आवर्ती, रिपीटिंग, रिपीट करना, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है, देख रहे हो 3 के बाद 1, 4, 2, 8, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 6 आएगा, तो यहाँ पर कोई भी अंक जो है सो रिपीट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग। तो इसमें भी हो गया आवर्ती, मतलब हो गया अगर कोई अंक रिपीट कर रहा है, आवर्त कर रहा है, आवर्त मतलब पीरियड, एक के बाद एक सेकंड आता है ना पीरियड जिसको बोलते हैं हम लोग, तो पीरियडिकल या रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग शब्द याद रखो, आसान रहेगा। रिपीटिंग, जो कोई भी शब्द अगर आवर्ती है माने कि रिपीट कर रहा हो, एक ही अंक, 2 ही अंक, हो सकता है कि 2 अंक रिपीट करे, किसी किसी संख्या में देखोगे कि 2-3 अंक रिपीट करता है, तो अगर कोई अंक या संख्या रिपीट कर रहा है तो उसको बोलेंगे आवर्ती, ठीक है। अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे अनावर्ती। हिंदी में इसको बहुत आसान है कि अपरिमेय संख्या जो है सो अनावर्ती, अनावर्ती और अशांत होता है। तो एक ट्रिक, साधारण सा ट्रिक वही हम बता रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कन्फ्यूजन हो तो एक चीज केवल याद रखो कि अपरिमेय संख्या जो होगा, अपरिमेय संख्या वो हमेशा अशांत और अनावर्ती। बस एक ट्रिक तुमको केवल याद रखना है कि अपरिमेय संख्या अशांत होगा और अनावर्ती होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अशांत भी है और क्या है, अनावर्ती भी है, न रिपीट भी नहीं करता है और कभी खत्म भी नहीं हो सकता है, तो ऐसे को हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो अब तुम तीनों में अब देखोगे तो 1/2 में देखोगे यह तो अशांत नहीं है, शांति है, तो चलो परिमेय संख्या होगा ही नहीं, और परिमेय संख्या होगा ही नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। अगर 1/3 को देखो तो इसमें देख रहे हो कि हाँ आवर्ती तो है, अनावर्ती तो नहीं है, आवर्ती है, तो इसका मतलब अनावर्ती होना चाहिए पर अपरिमेय संख्या के लिए, इसका मतलब यह भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। लेकिन 22/7 में देख रहे हो कि यह अशांत भी है, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, यानी कोई रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे संख्या को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के लिए छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या मतलब अशांत, अनावर्ती, तीनों अ से बना है। देखो अपरिमेय संख्या अ, अशांत अ, अनावर्ती अ, तो याद रखने में भी आसान रहेगा और एक्चुअली उपसर्ग जो होता है वह निगेटिव सेंस में ही लगाया जाता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या अगर तुम लोग समझ जाओगे, उसका अगर कहीं दिया रहे उसका दशमलव विस्तार करना और तुमको लगे कि अशांत है यानी कभी खत्म भी नहीं होगा उसका भागफल, और अनावर्ती है यानी रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो आंख मूंद करके उसको अपरिमेय संख्या कर देना, यानी इसको इरेशनल नंबर भी बोला जाता है और परिमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो तुम लोग देखकर पता लगा लोगे कि यह कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। बस एक ही ट्रिक याद रखना है कि अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया अशांत और अनावर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन पीरियडिकल, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये तुम अब देखकर पहचान जाओगे। अब लेकिन 9th चैप्टर में क्या है कि थोड़ा इससे बढ़ के भी तुम लोगों को कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ये तो दशमलव के विस्तार से तुम लोग जान जाओगे कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, लेकिन वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में भी तुमको कभी कभी दे देगा पहचानने के लिए कि बताओ कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मान लो तुमको कहेगा √2, √4, √5, √9 ऐसे भी दे देगा। अब तुमको कहेगा कि इसमें अब बताओ कि कौन परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय संख्या। तो देखो गौर करके, अब यहाँ पर √2 को अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम यहाँ देखेंगे निकालने पर वर्गमूल तो जानते हो 8वां परे भी हो गए, 1.41, बहुत सारे 4 के बाद बहुत सारे टर्म्स आते ही रहेंगे, कभी भी रुकेंगे नहीं, ना ये अंक कभी दोहराएंगे और अंत भी इसका नहीं होगा, यानी अशांत है और अनावर्ती है। तो निश्चित रूप से √2 जो हो गया सो अपरिमेय संख्या हो गया। √4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, ठीक है। तो ये तो 2 हो गया, ना अशांत है ना अनावर्ती है,
यानी रूट 4 जो होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। अब तुम यहाँ पर पूछोगे कि सर यहाँ दो है, तो दो को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2/1, नहीं लिख सकते हैं, तो 2/1 यानी कि P/Q के रूप में आ गया, यानी कि रूट 4 अगर रहेगा तो इसको हम कहेंगे ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिखा गया, इसलिए ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। उसी तरह रूट 5 जो होगा उसका भी जो है सो कोई अशांत होगा, अनावर्ती होगा, अगर उसको तो वर्गमूल निकालोगे तो देखोगे ना शांत हो रहा है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, और न कोई संख्या रिपीट भी नहीं करता है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। रूट 9 है तो इसका वर्गमूल होता है 3, देखकर ही कह दोगे कि हाँ सर ये तो परिमेय संख्या है, नहीं, क्योंकि 3 को हम 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3/1 हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन थोड़ा इससे थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके पूछेगा परीक्षा में, या तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नावली दिया है ना, थोड़ा तुमको कंफ्यूज करने के लिए पूछे, कभी कभी क्या पूछ देगा, कुछ इस तरह से के प्रश्न में पूछ देंगे 2√2 - 6। अब ये बताओ, ऐसे पूछ देंगे, कहेंगे कि बताओ ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसके लिए साधारण से एक ट्रिक देता है तुम लोगों को। एक चीज जान लो कि किसी अपरिमेय संख्या को यदि तुम परिमेय संख्या से जोड़ या घटाव या गुना या भाग जो भी करोगे, ध्यान देके सुनो, किसी अपरिमेय संख्या को यदि किसी परिमेय संख्या से जोड़ करोगे या घटाव करोगे या गुना करोगे या भाग करोगे तो निश्चित रूप से वह अपरिमेय संख्या ही आता है। इतने अपरिमेय संख्या ऐसा है कि या किसी भी परिमेय संख्या से साथ अगर जुड़ेगा या उसको उससे घटेगा या उसको गुना करोगे अपरिमेय संख्या को, तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। अब यहाँ पर देखो, हम यह देख रहे हैं कि √2 पहले बता चुके हैं तुमको कि √2 अपरिमेय संख्या है और 2 हो गया परिमेय संख्या, नहीं, तो 2 और √2 को जैसे गुना किए तो ये क्या बन गया, अपरिमेय संख्या बन गया, नहीं। अब अपरिमेय संख्या में से फिर क्या करोगे, परिमेय संख्या घटाओगे तो फिर अपरिमेय संख्या ही होगा, तो यानी कि ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पर कभी कभी ट्रिक क्या कर देगा, देखो अब कहेगा तुमको क्या, ऐसे भी सवाल तुमसे पूछ सकता है कि बताओ कि 2√2/√2, अगर ऐसे पूछ सकता है 2√2/√2। अब यहाँ पर देखो, अब तुम सीधे देखोगे, कहोगे कि सर आपने तो बताया था √2 जैसे ही है तो ये तो अपरिमेय संख्या होगा, नहीं। अब देखो यहाँ पर √2 को काट दोगे तो क्या बचा, 2 बचा, 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या है। तो अगर 2√2/√2 है तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं देखा कि √2 सर आप बताए थे √2 के साथ गुना है तो परिमेय संख्या होगा, नहीं, इस दोनों को काट दो, सरल कर दो, इसके बाद बचेगा 2, तो 2 तो है परिमेय संख्या, तो इसका मतलब 2√2/√2 जो है सो परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से कुछ तुमको वर्गमूल के आधार पर कुछ तुम कंफ्यूज कर सकते हैं, तुमको कभी कभी बताएंगे कि 5 - √3 ऐसे ही बताएंगे। अब पूछेंगे अब क्या ये बताओ ये परिमेय संख्या का अपरिमेय, तो जैसे तुम देख रहे हो कि 5 में परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो परिमेय संख्या के साथ जो भी काम करेंगे अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या अगर परिमेय संख्या के साथ जुड़ रहा है या उसके साथ घट रहा है, घटाव की क्रिया है या गुना की क्रिया है या उसका भाग की क्रिया, जहां भी देखोगे तो आराम से तुम यहाँ पर इसको लिख देना अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर तुम पूछे मान लो कि 6 - √4 ऐसे पूछ सकता है, तब फिर तुम कहोगे सर यहाँ वर्गमूल देखकर ही हम कह देंगे अपरिमेय संख्या, नहीं। देखो ये 6 हो गया और वर्गमूल 4 जो होता है, तुम जानते हो कि 4 का वर्गमूल होता है 2, यहाँ घटा दोगे तो 6 में से 2 चला जाएगा, हो जाएगा 4, तो 4 तो परिमेय संख्या है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, एक चीज को ट्रिक पर ध्यान रखोगे कि अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन तुम देख लेना गौर करके कि अगर √4 आए तो तुम तो समझते हो कि √4 तो परिमेय संख्या है, ऐसा नहीं देख करके वर्गमूल देख करके तुम उसको कह दोगे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल जो है, इसी तरह की पहचान परिचय जो है सो तुम लोगों को
इस चैप्टर में, पहला चैप्टर में दिया हुआ है। और ये चूँकि ये एक तरह से परिचय हुआ, संख्या पद्धति का परिचय हुआ, तो इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो तुमसे अगर कोई पूछे, अच्छा बताओ तो जीरो जो है, शून्य जो है, क्या परिमेय संख्या हो सकता है? अब तो सोचो कि शून्य को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? हो सकता है? देख कर तो नहीं लगता है, लेकिन हम शून्य को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि हम शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर हम इसको हम लिख देंगे तो यह P/Q के फॉर्म में आ गया, नहीं? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, यह सही बात है कि शून्य जो है को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। उसी तरह से कभी कभी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है सो अपरिमेय संख्या होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक, माने कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे प्लस में है तो मान लो कि वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक ले लो 3, वर्गमूल 9, ये सभी क्या अपरिमेय संख्या होंगे? प्रश्न से पूछता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या पूर्णांक अपरिमेय संख्या होंगे? अब देखो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि वर्गमूल 3 जो है देख कर ही कह रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या वर्गमूल 9 जो है सो क्या वह भी अपरिमेय संख्या होगा? नहीं, क्योंकि वर्ग 9 का हम जानते हैं कि वर्गमूल होता है 3, तो इसका मतलब ये है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर तुम सीधे कहोगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है सो अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि अच्छा बताओ तो कि 108 क्या ये परिमेय संख्या है? तो क्या जवाब दोगे? हाँ है। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन करने 108 पूछ दिया, नहीं। तो 108 को भी हम क्या कर सकते हैं कि 108/1 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होगा वह क्या होगा? पूर्ण संख्या भी कर सकते हो कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जो भी पूर्ण संख्या है वह सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं, क्योंकि उसको हम बट्टा 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये परिचय हो गया, तुम लोग जान गए होगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को देख करके हम कैसे पता चले कि यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। इस पर कुछ सवाल सब तुम लोग बनाना, अगर नहीं बने तो हम एक एक करके फिर दूसरे वीडियो बनाएंगे। 4-5 वीडियो में ये तुम्हारा संख्या पद्धति जो है उसको हम समाप्त करेंगे। जो भी सवाल नहीं बनाना हमसे पूछ सकते हो, संपर्क कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, मालूम ही है, क्योंकि नया 9वां के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है बच्चों के लिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979018938 7979018938। इस व्हाट्सएप नंबर में 9वां के बच्चों के लिए मैंने बनाया। सभी सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाएंगे आपस में, उस ग्रुप के सभी बच्चों से ग्रुप डिस्कशन भी करवाएंगे, जिस तरह उस सब्जेक्ट पर और भी मास्टरी होगी। और इसके लिए हम एक यूट्यूब चैनल भी खोले हुए हैं, तो व्हाट्सएप पर अगर कोई वीडियो लोड करेंगे तो अभी हम चूँकि ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स कंडीशन होता है उसमें, तो अभी हम वीडियो डालेंगे और उसको हम फिर क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल जो हमारा नाम है संतोष सर कोइलख, संतोष सर कोइलख, संतोष सर कोइलख, हाँ यूट्यूब चैनल है मेरा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और 1-2 बार देखोगे, उसके सवाल सब बनाना शुरू करोगे। हमको लगता है कि 99% सवाल बन ही जाएगा। वैसे हम बाद में जब इसका संपूर्ण जितने प्रश्नावली हर एक प्रश्न का एक एक करके हल करेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग निश्चित से ये और वीडियो उसको लोड रहा रहेगा, तुम बार बार भी देख सकते हो। व्हाट्सएप पर तो बार बार नहीं देख सकते हो ना, बाद में करप्ट हो जाता है। तो इस यूट्यूब चैनल जो है संतोष सर कोइलख, इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो मैसेज तुमको चला जाएगा, पता चलेगा कि दूसरा वीडियो हम कब डाल रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।